नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जो एनसीईआरटी की जो सीरीज़ शुरू की है, जो प्रैक्टिस सेट है, उसमें अगर देखें तो आज हमारा ये लास्ट पार्ट है। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट आज हम 10 करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आज देखेंगे इसमें क्या है, लास्ट में प्रैक्टिस सेट। इसके बाद में हम कल से देखेंगे अपने जो PYQ हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें देखने वाले हैं हम। उससे क्या है, आपको अंदाज़ा आ जाएगा। क्योंकि क्या है, अगर आप सीटेट देने वाले हो अपने, अगर जो प्रीवियस ईयर नहीं देखे, तो इसका मतलब क्या, आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो ऐसे में क्या है, आपको PYQ जरूर देखने हैं। तो क्या है, इसलिए क्या है, हम कल से PYQ ही करने वाले हैं, जो SST के सबसे पहले करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे हम आपका पेडागोजी के। तो पेडागोजी के करेंगे। ऐसे करके क्या है, हम सभी कुछ देखने वाले, बताने वाले। एग्जाम तक बिल्कुल आपको सभी सब्जेक्टों में देखें। सभी का मतलब ये है कि आपको हिंदी है, अगर आपका वो है लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी इंग्लिश, उसके बाद देखेंगे पेडागोजी है, फिर आपका सब्जेक्ट है। तो इन सभी में क्या है, हम आपको बिल्कुल अच्छे से करा देंगे, बारीकी से ही। अभी तो अगर देखें तो दिन है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेट भी हमारा हो चुके हैं, और हमारी क्या है, SST की क्लासें हो चुकी हैं। और हमारा बस ये रह चुका है आपका पेडागोजी, और क्या रह चुका है हमारा, बस जो हमारे PYQ देखने बस। तो अभी 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो तब तक क्या है, सब कुछ हो जाएगा। अगर देखें, आप बिल्कुल धैर्य रखें, गारंटी से आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो देखेंगे, अगर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखो यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के बारे में सही है। तो क्लास 8 है, 8 के क्वेश्चन होने वाले हैं आज ये संविधान के। तो देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कथन दे रखे हैं दो, उसमें आपको बताना है कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। देखेंगे, देखो पहला पहला कथन है जो, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में एक संविधान सभा की मांग की थी। पहला ये हो गया हमारा कथन। दूसरा है, संविधान सभा ने दिसंबर 1946 एवं क्या है नवंबर 1949 के बीच स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो ये दूसरा हमारा पॉइंट हो गया। अगर देखें गहराई से आप देखो, तो हमें पता है कि गांधी जी ने क्या है, एक मांग उठाई थी अपने संविधान के लिए 1934 में। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में क्या है, एक संविधान लागू लागू भी किया था, परंतु भारतवासियों ने नहीं माना था, जो अधिनियम 1935 का है। बाद में देखेंगे थोड़ा सा आगे, कि जो हमारा संविधान है, जो भीमराव अम्बेडकर है, और उसकी पूरी एक तरीके से समिति थी, उसके द्वारा जो लिखा गया था, उसे देखेंगे तो उसका जो कार्य होता 1946, ये 9 दिसंबर 1946 की बात है। वैसे 9 दिसंबर 1946 से लेकर और आपका 26 नवंबर 1949 तक के बीच चला था। तो अगर देखें तो इतने टाइम पीरियड में आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन हो जाता है। तो अगर देखें, बिल्कुल दोनों ही बातें ठीक है यहाँ पर। तो इसलिए क्या है, हमारा ऑप्शन ए कर दो, दोनों ही हो जाएगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के उद्देश्य हैं। आपको उद्देश्य बताने हैं, कौन कौन से संविधान के उद्देश्य हैं। देखो यह उन कुछ निश्चित आदर्शों की स्थापना करता है जो देश के प्रकार के आधार का निर्माण करते हैं। अगला है, यह बताता है कि हमारे देश, हमारे समाज की मौलिक प्रकृति क्या है। तो अगर देखें, ये अगर देखें थोड़ा सा गहराई से देखें, जाने इनको, तो क्या है, इसमें भी क्या है, दोनों ही ठीक है। क्योंकि क्या है, जो हमारे संविधान के जो उद्देश्य क्या है, एक तो हमारे अच्छे समाज का मतलब आधार बनाना, ठीक। और दूसरा जाएगा, देखो उन क्या है, कुछ निश्चित आदर्शों की स्थापना करना, जो देश के प्रकार के आधार का निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएगा, हमारे दोनों ही ठीक हो जाएंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो क्वेश्चन तीसरा है, कि निम्न में से कौन सा कथन नेपाल के संदर्भ में सही है। तो नेपाल के बारे में आपको बताना है, क्योंकि नेपाल का थोड़ा सा देखिए लोकतंत्र के बारे में बता रखा है इस चैप्टर में ही। तो इसलिए क्या हम क्वेश्चन करेंगे एक नेपाल का भी। तो बात है ये, पहले कथन में क्या कह रहा है, कि 1991 में हुई लोगों का संघर्ष ही था जिससे लोकतंत्र की स्थापना हुई। पहला पॉइंट। दूसरा, राजा ने फिर क्या है, फरवरी 2005 में सरकार के प्रमुख रूप में क्या है, पदभार संभाला। और तीसरा है हमारा, 2008 में राजशाही को समाप्त करने के बाद नेपाल एक लोकतंत्र बन गया। तो ये हमारे 3 पॉइंट दे रखे, आपको बताना कौन सा ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या है, पहला ही गलत हो जाएगा। बताएंगे क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 1990 है, क्योंकि 1990 में क्या है, लोगों का संघर्ष हुआ था, तब लोकतंत्र आया था। उसके बाद में क्या है, 2005 में
ये 12 साल तक लोकतंत्र रहा था यहाँ पर नेपाल में। फिर 2005 में क्या है, फिर से क्या है यहाँ पर राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, और फिर क्या है दोबारा से 2008 में फिर से क्या है लोकतंत्र बन चुका था नेपाल। इसलिए क्या है इसमें हमारे जो सही होंगे वो 2 और 3, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला है जो हमारा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। संघवाद है, शक्तियों का पृथक्करण है, और सरकार की क्या है संसदीय रूप है। अगर देखें गहराई से तो आपका ये तीनों ही हो जाएगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। संघवाद भी है देखेंगे, और इसमें शक्तियों का पृथक्करण भी है, और सरकार का संसदीय रूप भी है, क्योंकि हमें पता है संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। शक्तियों का पृथक्करण देखें तो ये ऐसे इस प्रकार से है कि राज्यों मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो बंटवारा हो चुका 28 राज्यों में और केंद्र में। इस प्रकार क्या है शक्तियों का पृथक्करण भी है, और यही संघवाद। अगर देखें कि जो शक्तियों को बंटवारा है 28 जगह एक तरीके से बांट दिया है, तो एक संघ बन चुका है, 28 राज्यों का एक संघ है, उसे ही संघवाद कहा गया भारत में। अगर देखें तो यही है संघवाद। तो इस प्रकार क्या है तीनों के तीनों बातें हैं ठीक ही हैं। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राज्य के लिए सही है। तो राज्य के लिए सही शब्द आपको बताना है। देखते हैं कि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था को इंगित करता है जो उन संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनका एक निश्चित क्षेत्र पर क्या है आधिपत्य है। तो देखिए राज्य के बारे में एक डेफिनेशन दे रखी है। सरकार राज्य का एक अंग है, ये भी दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा है इसका उपयोग सरकार के स्थान पर किया जा सकता है। तो आपका गलत बताना कौन सा है। देखेंगे हमारा ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक, परंतु क्या है हम जो सरकार के स्थान पर क्या है इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं राज्य का। देखें तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारे ठीक है, तो 1 और 2 किस में हमारे एक भी ऑप्शन ए में है, तो इसलिए क्या है हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं देखो कि यहाँ पर क्या है कि निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन भी कि हमें मौलिक अधिकार बताने इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो देखते हैं आपको गौर से देखना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो अधिकार है, कौन कौन से अधिकार हैं। तो गौर से देखें, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। मैं आपको अभी 6 के 6 मौलिक अधिकार है वो बताऊंगा। जो 7वां मौलिक अधिकार था 7वां था ये संपत्ति का अधिकार, क्योंकि क्या है इसे हटा दिया था। इसे 7वां जो मौलिक अधिकार संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसे हटा दिया है। अब क्या है हमारे पास जो है 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। देखें सबसे पहले समानता का अधिकार, फिर है अगला है जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 5वां सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है, और छठा हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इस प्रकार क्या है इन्हें नोट कर लें आप अच्छे से। तो इस प्रकार हमारे 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे, परंतु संपत्ति का अधिकार नहीं है। तो इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएंगे इसमें से देखें तो 1 2 4 ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो कि निम्न में से कौन सा किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य के उद्देश्य है। तो धर्मनिरपेक्षता की बात की यहाँ पर देखिए एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है, ठीक है यहाँ तक। तो एक ही धार्मिक समुदाय के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों पर हावी नहीं होते हैं। तो देखेंगे दोनों ही बात यहाँ पर देखें तो ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है सभी धर्मों को स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा ना देना, सभी धर्मों को समान समझना, वही होता है धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर वही तो बात की है कि किसी को यहाँ पर हावी नहीं होना, किसी पर किसी को दबाना नहीं किसी धर्म को, तो ये बात की गई इसमें। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही पॉइंट ठीक हो जाएंगे हमारे, इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो निम्न में से कौन सा काम भारतीय राज्य के लिए सत्य है जो आधिपत्य को रोकने के लिए काम कर रहा है। तो देखते हैं कि भारतीय राज्य के बारे में बताना है कि धर्म से स्वयं को दूर रखना, कि जो राज्य जो सरकार है उसका काम बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, आपको हल्का सा डिफिकल्ट लगा होगा क्योंकि लैंग्वेज ऐसी है इसकी। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो राज्य के थोड़ा सा काम बताना है आपको, राज्य सरकार के।
तो पहला है, इसमें जो ऑप्शन से चलेंगे तो पहला है धर्म से स्वयं को दूर रखना। क्या है, हस्तक्षेप की रणनीति। तो हमने आपको बताया था, नोट्स में जब बताया था आपको, तो सारा कुछ अच्छे से डिटेल से समझाया। देखेंगे तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है कि क्या है, राज्य स्वयं को क्या है कोशिश करता है कि धर्म से दूर रखे, और क्या है वो हस्तक्षेप की नीति भी अपनाता है। तो इसलिए क्या हमारे दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों ही। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है। देखिए फ्रांस के बारे में कुछ बात की गई है कि फ्रांस के बारे में निम्न में कौन सा सही है। फ्रांस ने फरवरी 2003 में छात्रों को किसी भी धार्मिक या राजनीतिक संकेतों या प्रतीकों को धारण करने का पर क्या है प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया था। ये हो जाएगा हमारा 2003 में पारित किया था एक कानून। इस कानून का उन आप्रवासियों की तरफ से बहुत प्रतिरोध किया गया जो मुख्य रूप से पूर्वी फ्रांसीसी उपनिवेशों से हैं। तो देखें तो जैसे आपका देश अल्जीरिया है, जैसे देखें मोरक्को है, तो यहाँ से क्या है कुछ लोग फ्रांस गए थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस में क्या है कमी पड़ गई थी मजदूरों की, इसलिए क्या है इन लोगों को वहाँ पर ले गया गया फ्रांस में। परंतु क्या जब फ्रांस में नियम लागू हुआ था तो इससे ये लोग बहुत प्रभावित हुए, तो जो अप्रवासी थे वहाँ पर फ्रांस में जाकर बसने लगे थे। क्यों? क्योंकि क्या है एक तरीके से जो हेड स्कार्फ होता है जो सर पर बांधते हैं, ये बांधते थे वो लोग। और क्या है जब से ये आया है तो कानून बना था, तो इसमें देखेंगे तो ये हटा दिया था, सभी को बिल्कुल सिंपल रहने की बात की गई थी। कोई भी जैसे जो धार्मिक प्रतीक होते हैं, जैसे मानो आप टोपी पहनना, या देखें हम कि गले में क्रॉस लटकाना, या कोई देखें इसी प्रकार की कोई चीज़ है, तो सभी पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया था। तो अब आपको इसका आंसर देना है, आंसर क्या होगा। देखें तो इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि देखें तो पहला गलत है। गलत क्यों है? सारी बातें ठीक हैं, परंतु क्या अगर ये 2004 होता तो ठीक होता, क्योंकि 2004 की बात है और बाकी सारी बातें ठीक है इसमें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा राज्य के हस्तक्षेप के संबंध में सही है। राज्य का हस्तक्षेप वर्चस्व के रूप में भी हो सकता है। पहला पॉइंट ये है कि क्या है, ये कह रहा है कि वर्चस्व के रूप में हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्वयं के स्कूल एवं कॉलेज स्थापित करने का अधिकार देता है। और अगला है जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि यह उन्हें गैर तरहीजी आधार पर वित्तीय सहायता भी देता है। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा पॉइंट। देखें तो इसमें क्या है हमारा आंसर जो रहने वाला है, आप बताओ पहले। इसमें जो हमारा आंसर पहला ही गलत होगा, क्योंकि क्या है अगर देखें जो राज्य क्या है वर्चस्व के रूप में भी हो सकता है, वर्चस्व की बात नहीं करते। देखिए बिल्कुल ये थोड़ी कि किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित हो, ये बात नहीं है। इसलिए क्या है दोनों ठीक हो जाएंगे, क्योंकि क्या है सभी को अधिकार है धर्मों को कि वो अपने हिसाब से क्या है अपने स्कूल कॉलेज खोल सके। जैसे आपका जामिया इस्लामिया जो कॉलेज है दिल्ली में, ऐसे हिंदू जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी वैसे तो वो एक तरीके से क्या है इस प्रकार से खोल सकते हैं। बाकी क्या है उन्हें एक तरीके से वो क्या है फंडिंग भी करते हैं, जो सरकार है फंडिंग भी करती है। तो इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन होगा आपका 2 और 3। 2 और 3 कहाँ है हमारा, ये रहा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप बिल्कुल आपको थोड़ा सा समझाया हुआ क्वेश्चन। हमारा देखो अगला क्वेश्चन है, देखो कि निम्न में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। सही ढंग से सुमेलित आपको बताना है। जबरदस्ती किसी को बाध्य करना, आसान क्वेश्चन अगर देखें। हस्तक्षेप क्या है, किसी विशेष मामले को प्रभावित करना। तीसरा है विवेचना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपका आंसर क्या होने वाला, तो सभी के सभी इसमें ठीक पॉइंट है, इसलिए क्या है हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि जबरदस्ती आपको पता है किसी के साथ जबरदस्ती करना या किसी को बाधित करना, वो बात एक ही है। हस्तक्षेप का मतलब क्या है, एक तरीके से किसी विशेष मामले को मतलब प्रभावित करना, मतलब उसमें अड़ंगा डाना, सीधी बात है, उसे एक तरीके से प्रभावित करना, ये है। अगला तीसरा हमारा विवेचना की स्वतंत्रता। विवेचना मतलब कि एक व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है, उसे सोचने की स्वतंत्रता है, ये हो जाएगा हमारा एक तरीके से, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए क्या है सभी के सभी पॉइंट ठीक हैं। देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संसद का जो एक तरीके से संसद के बारे में है, भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है, पहला पॉइंट है, क्योंकि आपको बताइए राज्यसभा इसमें कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है और भारत के उपराष्ट्रपति इसकी क्या है अध्यक्षता करते हैं। अगला देखेंगे लोकसभा, इसकी कुल मतलब सदस्य संख्या 545 है, जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा
मतलब अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अगर देखें तो यही हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि इसमें 543 सदस्य हैं, क्योंकि डाटा अभी तक इसमें बदला नहीं। बाकी क्या है, इसकी जो है अध्यक्षता क्या है, राष्ट्रपति नहीं करता है। इसकी अध्यक्षता क्या है, इन्हीं में से जो इनका मेन जो नेता होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं। तो राष्ट्रपति ना होकर इसमें प्रधानमंत्री आएगा। आप दोनों चीज़ें ठीक कर लेनी, ये भी और ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आंसर आपका क्या होगा, ये हो जाएगा ए, 1 और 2 दोनों ही। तो देखते हैं पहला जो अगला क्वेश्चन हमारा, कि देखो लोकसभा के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है। सरकार बनाने के लिए, अच्छा पॉइंट है, अभी इलेक्शन हुआ था, आपको पता होना चाहिए वैसे तो। सरकार बनाने के लिए किसी राजनीतिक दल के पास निर्वाचित सांसदों का बहुमत होना आवश्यक है। चूंकि लोकसभा में 543 निर्वाचित और 2 एंग्लो, इसे हटा ही देना, क्योंकि अब 2 एंग्लो इंडियन जो है हटा दिए थे। तो 543 पर इलेक्शन होते हैं, आपको पता है, सदस्य होते हैं। इसलिए क्या है, बहुमत पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम आधी संख्या यानी 272 सदस्य या उससे अधिक होने चाहिए। ये तो सभी को पता, बिल्कुल ठीक बात है। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं। तो ये आपको पता ही है कि आपका आंसर इसलिए हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका राज्यसभा के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे, आपको बताना है कि राज्यसभा संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा जो है कि क्या है, राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। दूसरा पॉइंट इसमें 234 निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 11 सदस्य होते हैं, बात करता है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, तभी तो राज्य की सरकार है। तो अगर देखें, गौर से देखें तो इसमें पहला पॉइंट भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि अगर गौर से देखें तो इसमें 534 की बात की है, बाकी इसमें 533 होता। देखें तो जब 534 एक यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ एक बढ़ा दो आप, 533 और ये होते हैं 12। तो ठीक है, इसलिए क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, सी ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो प्रश्नकाल के बारे में क्वेश्चन है कि देखो पहला पॉइंट है प्रश्नकाल के बारे में कि सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो सांसद होते हैं वो क्या है, जो सरकार है वो उनके बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें, थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, थोड़ा कन्फ्यूज हो तो, कि यहाँ पर क्या है, संसद में क्या है, एक प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल कब होता है? प्रश्नकाल होता है आपके जब सत्र चलते हैं। सत्र कितने होते हैं? अगर देखें तो सत्र 3 होते हैं। सबसे पहले देखें तो आपका ग्रीष्म सत्र होता है, फिर शीत सत्र होता है, शीत ऋतु में होता, तो उसके बाद में क्या, बजट सत्र होता है। तो 3 सत्र होते हैं। तो जब सत्र शुरू होते हैं तो सबसे पहले प्रश्नकाल ही होता है। जो अपोजिट पार्टी है, अपोजिट मतलब जैसे 2 पार्टी खड़ी हैं, तो उसमें से जो जीती वो तो ठीक है, परंतु एक ऐसी पार्टी भी होगी जो हारी होगी, जो दूसरे नंबर पर आई होगी। जैसे 5-7 पार्टी हैं, तो इसमें से जो ऐसी पार्टी होगी जो दूसरे नंबर से जो कम वोटों से हारी होगी, वो ही एक तरीके से क्या है, हमारे लिए विपक्षी दल है। तो विपक्ष क्या एक तरीके से क्वेश्चन करता है, जो जीता हुआ दल है, जो जीती पार्टी है, उससे क्वेश्चन करता भी है आपने क्या क्या किया है। तो क्या है, यही कह रहा है कि जो सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विपक्षी दल उनकी कमियों के प्रति सतर्क होते हैं। तीसरा है कि सरकार संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की राय जान पाती है। तो ये हो जाएगा हमारा, आपको बताना। देखो आपका ये गलत है। क्यों? आप गौर से देखें तो विपक्षी दल उनकी कमियों के प्रति सतर्क होती है। अगर देखें वो प्रश्नकाल में ये नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर कमियाँ नहीं निकाली जाती। वहाँ पर क्या है, जो उन्होंने कामकाज किया उनमें कमियाँ निकाली जाती है, ना कि उनकी जो वहाँ की जो बातों में। देखें पहला और तीसरा, इसलिए हमारा ठीक हो जाएगा। तो 1 और 3 सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित अधिनियम पर क्या है आपको विचार करना है। रॉलेट एक्ट आपका अगला है 1970 का राजद्रोह 1870 का राजद्रोह अधिनियम। तीसरा है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। तो आपको तीनों में से सही बताना कौन सा है। क्या है, ये ब्रिटिश निरंकुशता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, संयोजित सही है। तो आपको ब्रिटिशों ने जो रूल लागू किए थे उनके बारे में देखे, तो इसमें अगर गौर से देखें आपको पता, रॉलेट एक्ट 1919 आपको पता होना चाहिए।
और उसके बाद देखें तो 1970 का राजद्रोह अधिनियम, परंतु क्या है, ये गलत है सर। तीसरा दूसरा पहला दूसरा ठीक है। क्यों? क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार नियम 2005 में आया था, बाकी ब्रिटिशों का नहीं है, बाकी दोनों ब्रिटिशों के हैं। आपको पता है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं, नो अपील नो दलील नो वकील का कानून जिसे कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा आपका, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि न्यायपालिका के लिए निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। विवाद समाधान, न्यायिक समीक्षा, मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन। तो आपको बताना है कि न्यायिक जो है, जो न्यायपालिका के कुछ एक तरीके से कार्य बता रहे हैं कि इसके कार्य क्या हैं। तो अगर देखें इसमें तीनों ही हो जाएंगे। डी ऑप्शन होगा हमारा कि विवादों का समाधान भी करती है, न्यायिक समीक्षा भी होती है। अगर देखिए न्यायिक समीक्षा का मैं आपको मतलब बताऊं, देखो विवादों का आपको समाधान तो पता ही है कि दो राज्यों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो उसका समाधान करती है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि अगर जो न्यायपालिका है, जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसे लगता है कि जो संसद ने कुछ ऐसा नियम कानून पारित कर दिया जो संविधान के खिलाफ है, तो उस पर क्या है वो रोक लगा देती है। या ऐसा मानो आप कि किसी व्यक्ति के साथ उसके मौलिक कर्तव्यों के साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि सभी को अधिकार है मौलिक कर्तव्यों का, तो क्या है उसे ही देखें तो न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा न्यायिक की समीक्षा। मौलिक कर्तव्यों का आपका कारण आपको पता ही है कि अगर मौलिक कर्तव्यों का हनन होता है तो क्या है वहाँ पर न्यायालयिक तरीके से न्याय करती है। ये इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है। देखें पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 नवंबर 1949 को उसी दिन हुई थी जिस दिन भारत गणतंत्र बना था। दूसरा है, अपने क्या है पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1937 से 1949 तक रहा था यहाँ पर की तरह यह पहले संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में स्थित था। देखेंगे अगला है तीसरा, यह 1958 में नई दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित हो गया। तो अगर देखेंगे गौर से देखें तो ये भी ठीक पॉइंट है और ये भी ठीक पॉइंट है, परंतु ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी बात इसमें ठीक है, परंतु इसमें एक बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। क्योंकि हमें पता है हमारा जो है, देखो यहीं से आपका आंसर मिल जाना चाहिए कि जो गणतंत्र कब लागू हुआ था भारत का, आपको बताया 26 जनवरी 1950, तो ये होता तो ठीक होता है। इसलिए क्या है 26 नवंबर नहीं होगा, 26 जनवरी 1950 होता तो ठीक होता। बाकी क्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 और 3, तो 2 और 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में आपको कुछ बताना है। विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा सत्ता का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाता है। आसान क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, तो ये तो सभी को पता है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। ये एक तरीके से इसके कार्य हैं न्यायपालिका के। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जिसकी क्या अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। और जिला न्यायालय ग्राम स्तर। अगर देखें आपको इसका भी आंसर पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु ये गलत है। आपको पता है जो जिला न्यायालय होते हैं वो जिला न्यायालय ही होते हैं। अगर देखें वो ग्रामीण स्तर पर नहीं होते हैं। ग्रामीण स्तर के आपको पता है कि जो ग्राम पंचायत होती हैं। तो इसलिए क्या है ऑप्शन हमारा तीसरा गलत हो जाएगा। इसलिए 1 और 2 ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा उच्च न्यायालय के बारे में बातें दे रखी हैं। पहला है 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास की क्या 3 प्रेसिडेंसी शहरों में पहली बार उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। ये 1862 की बात है। तो अगर देखिए यहाँ पर ये क्योंकि ब्रिटिश जो राज था, जो ब्रिटिशों का केंद्र थे, ये प्रेसिडेंसी थी उस समय पर। दिल्ली का उच्च न्यायालय 1965 में अस्तित्व में आया। दूसरा ये है। और तीसरा पॉइंट है आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में 1 जनवरी 2019 से क्या है उच्च न्यायालय हो गए अलग अलग।
तो उच्च न्यायालय है, सॉरी। तो अगर देखेंगे इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है, गौर से देखें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु क्या ये गलत है? क्योंकि इसमें क्या 1965 नहीं आएगा, क्योंकि 1966 से अस्तित्व में आया है, इसलिए हमारा 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी। आई होप बिल्कुल आपके समझ आएगा। पहला ठीक है, तीसरा ठीक है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि क्या है 1966 आता है इसमें, 65 नहीं है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन आपराधिक कानून के लिए सही है? जो आपराधिक कानून के लिए सही बताना आपको कि देखें, आपराधिक के रूप में, जो अपराध के रूप में क्या है, परिभाषित आचरण या कृत्य से निपटने वाला कानून है। देखें, यह सामान्य रूप से पहली सूचना रिपोर्ट की क्या है, दर्ज होने के साथ शुरू होता है, मतलब एफआईआर के बाद। दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो अगर देखिए इसमें सारे के सारे पॉइंट ठीक होंगे, हमारे सारी बातें ठीक है कि अपराध के रूप में क्या है, परिभाषित क्या है, आचरण या कृत्य से निपटने वाला कानून है। यह क्या है, जो इसकी क्या है कार्रवाई तब शुरू होती है, तब एक तरीके से हम एफआईआर हमारी दर्ज हो जाती है। उसके बाद देखेंगे यह आरोपी को क्या है, जुर्माना और सजा भी दे सकता है, तो ये भी ठीक है। देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है, नागरिक कानून के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो नागरिक कानूनों के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारों को पहुंचाए जाने वाले नुकसान या चोट से निपटना, या ये हो जाएगा हमारा। दूसरा है प्रभावित पक्ष या किसी अन्य की ओर से संबंधित न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जानी चाहिए। अगला है न्यायालय मांगी गई विशिष्ट राहत प्रदान करती है। तो अगर देखें तो अगर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, बाकी आप गौर से देखें तो आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि क्या है, प्रभावित पक्ष या किसी अन्य, यहाँ पर किसी अन्य नहीं आएगा, क्योंकि प्रभावित जो पक्ष होता है उसी के द्वारा क्या है, उसी के समक्ष क्या है, याचिका दायर की जानी चाहिए, उसी के द्वारा देखें तो रिपोर्ट की जानी चाहिए, अन्य क्यों कर सकता है रिपोर्ट? तो इसलिए क्या है हमारा 1 और 3 ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा जो है कि पुलिस की भूमिका के बारे में आपको बताना है। पुलिस तय करती है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। भाई पुलिस तय करती है कि कोई व्यक्ति दोषी है नहीं। की जा रही जांच में गवाहों के बयान दर्ज करना तथा विभिन्न प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करना शामिल है। ठीक है। अगला देखेंगे, जुटाए गए सबूत आरोपी व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करते हैं, फिर वे न्यायालय में चार्जशीट दायर करते हैं। तो अगर देखें आपका पहला गलत हो जाएगा भाई, दूसरा तीसरा ठीक है, क्योंकि पुलिस ये तय नहीं करती कि कौन दोषी है कौन नहीं है। पुलिस का इतना काम है, जो अपराधी है जिस पर शक है उसे पकड़ती है, और क्या है, जो एफआईआर लिखती है, एफआईआर लिखने के बाद में 24 घंटे के अंतर्गत क्या है, उसे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है। उसके बाद देखें फिर उसके केस चलता है न्यायालय में, और जो सबूत होते हैं फिर न्यायालय के पास सबूत पेश किए जाते हैं, तब जाकर न्यायालय ये फैसला लेता है कि कौन दोषी है कौन नहीं है। तो ये न्यायालय फैसला लेता है कि कौन दोषी है कौन नहीं, पुलिस नहीं लेती इसका फैसला। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 22 के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं। देखो, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाने का अधिकार, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। दूसरा है 15 साल से कम उम्र के लड़के एवं महिलाओं को पूछताछ के लिए केवल पुलिस स्टेशन ही बुलाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, किसी की गिरफ्तारी के समय उसे उस अपराध की सूचना दिए जाने वाला अधिकार उसके लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब ये जो व्यक्ति है जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसके पता होना चाहिए कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। गिरफ्तार होने के बाद में क्या है, जब उसे जेल में रखा जाता है तो उसके 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है या पेश करना पड़ता है पुलिस को। और देखें, अगर वो 15 साल से उसकी उम्र कम है और या वो महिला है तो उसे क्या है, पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाता है। यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारा 1 और 3 सही होगा। इसमें ऑप्शन नहीं है तो आपको मैं बता दूं 1 और 3 इसमें सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, प्राथमिक जो जांच रिपोर्ट जिसे हम एफआईआर कहते हैं के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे बताना है। यह किसी प्राथमिक या का क्या है, पंजीकरण होता है कि पुलिस की मतलब अपराध को लेकर अपनी जांच शुरू करती है। देखें तो जब एफआईआर हो जाती है, एफआईआर जो
की जाती है, उसके बाद में क्या है जांच शुरू की जाती है, ये कह रहा है। एफआईआर में सामान्य रूप से अपराध की तिथि, समय एवं स्थान का उल्लेख होता है, जिसमें घटनाओं के विवरण सहित क्या है अपराध के मूल तथ्यों का विवरण होता है, ये हो जाएगा। तीसरा, एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम एवं क्या है पता भी होता है, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर देखें तो यहाँ पर तीनों ही पॉइंट ठीक हैं, एफआईआर के बारे में ये तीनों ही पॉइंट ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा ये। देखेंगे अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि न्यायाधीश के बारे में आपको कुछ कथन दे रखे बताना है। वह सभी गवाहों एवं किसी भी अन्य सबूतों को लेकर सुनवाई करता है। तो ये देखते हैं, आपको मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा, पहले ऑप्शन तीनों देख लेते हैं। वह तय करता है कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर आरोपी व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। देखते हैं अगला जो हमारा कि वह व्यक्ति को जेल भेज सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है, ये हो जाएगा हमारा। तो देखें तो ये तीनों ही पॉइंट इसमें ठीक हो जाएंगे। देखें तीनों ही पॉइंट ठीक है हमारे कि क्या है, देखें कि वह सभी गवाहों एवं किसी भी अन्य सबूतों को लेकर सुनवाई करता है, मतलब एक तो हो गए गवाह हमारे कि गवाहों की सुनवाई करता, अन्य सबूत मतलब कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्री सबूत है या कोई वीडियो है ऑडियो है उसे लेकर भी क्या है सुनवाई करता है, ये हो जाएंगे हमारे अन्य सबूत। तो वह अब आपको बताइए जो आपको नेक्स्ट दे रखे हैं, वह तय करता है कि प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। भाई हमारे सामने साक्ष्य जब पेश किए जाएंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन दोषी और कौन निर्दोष है। उसे जुर्माना तथा देखें तो उसे जेल भी भेज सकता है, ये हो जाएगा। देखते हैं अगला जो हमारा है, देखो आदिवासियों के बारे में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आदिवासियों के बारे में दे रखा है कि देखो अनुसूचित जनजाति भारत सरकार द्वारा विभिन्न मतलब आधिकारिक दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है, ये हो जाएगा आदिवासी जो शब्द है। आदिवासी कई ऐसे धर्मों का पालन करते हैं जो इस्लाम, हिंदू धर्म एवं क्या है ईसाई धर्म से अलग हैं। देखेंगे विशेष रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश राज्यों में कई आदिवासी समुदाय हैं। तो अगर इसे गौर से देखें, बिल्कुल गौर से बारीकी से, तो सारे के सारे पॉइंट ठीक हैं, क्योंकि क्या है हमारे जो डॉक्यूमेंट में हम आपको पता है कि उन्हें क्या है आदिवासी कहते हैं या अनुसूचित जनजाति कहते हैं उन लोगों को, और इसमें क्या है वो ऐसे धर्म सेलेक्ट करते हैं जो कोई भी धर्म नहीं होता, क्योंकि जंगलों में आपको पता उनका अलग नियम कानून होता है, उनका अलग ही धर्म होता है एक, और ये क्या है ज़्यादातर छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में आपको होते हैं, इसलिए क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। देखेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के बारे में आपको बताना है। संविधान हमारे मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग सामान्य रूप से समुदाय को इंगित इंगित करने के लिए किया जाता है जिनकी संख्या शेष जनसंख्या से बनस्पत बड़ी होती है। तो आपको पता चल गया इसका आंसर, क्योंकि दो ही गलत है, यहाँ पर बड़ा दे दिया क्योंकि बड़ी नहीं होती, उनकी संख्या कम होती है, इसलिए क्या ऑप्शन हमारा ए ठीक होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये है सच्चर कमेटी के बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बारे में आपको कुछ बताना है। इस समिति ने भारत में ईसाई तथा मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच की, जो हमारी सच्चर कमेटी थी। देखेंगे 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग 25% मुस्लिम बच्चों या तो कभी स्कूल में दाखिल ही नहीं लिया उन्होंने या बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। तीसरा है यह समिति बताती है कि सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतों की एक सीमा तक मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशिए के समुदाय से सदस्य है, ये आपको बताना है। तो अगर देखें तो इसमें क्या है, ये तीनों ही पॉइंट ठीक हो जाएंगे हमारे, इसलिए क्या हमारा ऑप्शन डी होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के बारे में आपको बताना है। इस अधिनियम को 1988 में दलितों एवं अन्य लोगों द्वारा की गई मांगों के जवाब में बनाया गया था कि सरकार को उनके साथ हुए दुर्व्यवहार एवं अपमान को गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरा है यह अपमान के उन तरीकों को सूचीबद्ध करता है जो शारीरिक रूप से डरावना एवं नैतिक रूप से क्या है निंदनीय हो। तीसरा है यह उन कार्यों को सूचीबद्ध करता है जो दलित एवं क्या आदिवासियों को उनके अल्प क्या है संसाधनों से
बेदखल करता है या जो उन्हें दास श्रम के रूप में देखें या बाध्य करता है, दास श्रम करने के लिए बाध्य करता है। तो आपको ऑप्शन बताना है। तो देखें इसका जो हमारा है ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि क्या है ये 1988 नहीं है। अगर यहाँ पर 89 होता तो हमारा ठीक होता। इसके अलावा इसमें सारी बातें ठीक हैं, बाकी ये 89 की बात है ना कि 88 की। तो 1988 नहीं, 1989 है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखो बजट के बारे में आपको कुछ बताना है। बजट के बारे में दे रखा है यहाँ पर, यह पिछले वर्ष में सरकार द्वारा अपने कार्यक्रमों पर किए गए व्यय का लेखा जोखा होता है तथा यह आने वाले वर्ष में कितनी व्यय किया जाना है इसका योजना है। ये हो जाएगा हमारा बजट के बारे में एक पहला पॉइंट। दूसरा है सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत लोगों से एकत्रित कर होता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा देखते हैं, सरकार इन व्ययों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों की घोषणा करती है। तो देखेंगे बजट के लिए सारी की सारी बातें ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा बजट के लिए। देखें तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और आपको ये बताना है। देखो बाल श्रम अधिनियम के बारे में कुछ बातें दे रखी हैं। इनमें सभी व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे एवं किशोरों को खतरनाक व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में शामिल किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखें 2016 में इसके संशोधन इसमें संशोधन किया गया था। तो अगर देखें दोनों ही बातें ठीक हैं, ऑप्शन 1 और 2 दोनों हमारे ठीक हो जाएंगे। आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको क्लास समझ में आई होंगी। देखें तो आज हमने सभी के सभी क्लासों के 6th 7th और 8th के पॉलिटिकल, देखें तो हिस्ट्री और आपका है सिविक्स, तीनों के हमने क्वेश्चन आज बिल्कुल कंप्लीट कर लिए अच्छे से। और कल से हम करने वाले हैं अपने जो हमारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले, जो पिछले साल के क्वेश्चन है। फिर हमें पता चलेगा कि हमारी असल में तैयारी कितनी है और हमने आपको कितनी तैयारी कराई है, आपको भी पता चल जाएगा कि देखें तो हमारा जो हमने तैयारी की है, जो प्रैक्टिस सेट किए हैं और जो 17 क्लास मैंने आपको कराई है NCERT की, जो हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल हाथ से बनाए थे मेहनत करके, तो देखें उनसे आपको पता चलेगा कि हकीकत में हमने आपको एक तरीके से क्या कंटेंट दिया है। तो ये गारंटी बिल्कुल जो हम प्रीवियस ईयर करेंगे आपको मैं बताता जाऊँगा कि ये सारा का सारा मैंने यहाँ से कराया हुआ है, ये मेरे नोट्स में है। जो नोट्स में नहीं है वो मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको ये सामने रख दिए। तो इसलिए क्या है, अब हमारे एक तरीके से 40 नंबर की तो अच्छे से तैयारी हो चुकी है। जो मैंने आपको एक पेडागोजी की क्लास दी है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो भी क्या है, उसमें जो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं पेडागोजी के, सामाजिक पेडागोजी के। तो इस प्रकार क्या है, हम सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं। और देखिए तो हम बिल्कुल अब उस स्टेज पर आ चुके हैं कि हमारा अब CTET बिल्कुल अच्छे से पास हो। अब हमें आगे तो तैयारी उसकी करनी है जो हमारा 135 पार जाए, हम वो करनी है तैयारी। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में उसमें पैसे जाते हैं, आपको पता है, बिल्कुल आसान चीज़ है, वो इतना हार्ड नहीं है। जो लोगों ने एक तरीके से हवा बना रखा उसका इतना कुछ नहीं है, आप गौर से देखें उसे, तो हिंदी इंग्लिश आराम से हो जाती है। देखें जो लैंग्वेज हमारी वो आराम से हो जाती है। देखिए तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वही थोड़ा सा मेन होता है। तो सब्जेक्ट की हमने अच्छे से आपको तैयारी करा दी है। कल से हम PYQ देखेंगे और बाकी फिर उसके बाद में क्या है, जो और बचेगा हमारा पेडागोजी या CDP बचेगी। CDP के बारे में भी हम अच्छे से जान लेंगे, क्योंकि अभी 4 या 5 दिन में CDP आपकी ऐसे करा दूंगा मैं बिल्कुल अच्छे से बारीकी से, जिसे कहते हैं आपको ये लगा लो मज़ा आ जाएगा। तो ज़्यादा बातें भी ना बनाकर आप बोर होंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।